हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि किसी पेशेंट को फेफड़ों में पानी भर गया है या फिर लंग्स में पानी जमा हो गया है, फेफड़ों में सूजन हो गई है। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं कि लंग्स में सूजन हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा बलगम जमा हो गया है आपके लंग्स में, आपको बलगम वाली खांसी आती है। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको येलो कलर का कफ आता है, बलगम निकल रहा है, फेफड़ों में आपके पस जमा हो गया है या फिर आपको डायरिया भी हो गया है और डायरिया जैसे सिम्टम्स आते हैं, भूख कम लग रही है आपको और पसीना या फिर ठंड ज़्यादा लगना। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको न्यूमोनिया की बीमारी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर न्यूमोनिया पे। माई सेल्फ मिस फाइजा जाखवाला, आई एम फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर न्यूमोनिया पे। तो सबसे पहले हम न्यूमोनिया के बारे में जाने तो न्यूमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि लंग्स में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग पैदा करता है। तो जब भी आपके लंग्स में सूजन और इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग हो जाती है तो वो न्यूमोनिया के कारण आपको हो सकती है। तो ये जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट किसे करती है कि स्मॉलर सेक्स को, जो हमारे छोटे छोटे सेक्स होते हैं लंग्स के अंदर, छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं जिसे हम एल्वेओलिस कहते हैं, उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती है। और ये जो है न्यूमोनिया वो वन टाइप ऑफ आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिटेल में वीडियो से जाने तो यहाँ पे आप देखिए लंग्स का मैक्सिमाइज हुआ है और ये जो है हमारी एल्वेओलिस है। तो ये जो छोटे छोटे सेक्स है उसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है। तो ब्लड का फ्लो होने के कारण आप यहाँ पे देखिए तो ये सेक्स के अंदर आपका ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल होता है। अगर वहां पे आपको सूजन आ गई तो आपको न्यूमोनिया जैसी कंडीशंस हो सकती है। अब जाने कि न्यूमोनिया किस कारण से हो सकता है। तो न्यूमोनिया बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण आपको हो सकता है। अब जाने कि न्यूमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि न्यूमोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, तो इसके कारण आपको हो सकता है। या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस है तो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि हम फ्लू कहते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। आरएसवी यानी कि रेस्पिरेटरी साइनेसिटिकल वायरस, तो इसके कारण भी आपको न्यूमोनिया हो सकता है। देन सार्स कोव 2 यानी कि कोविड-19 जब हुआ था उस दरमियान भी लोगों को ज़्यादा न्यूमोनिया जैसी इन्फेक्शंस हो सकते थे। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं डिजीज एंड ट्रीटमेंट बुक का रिव्यू। तो इस तरीके से ये जो बुक है वो पूरी कलर प्रिंटेड बुक आती है। तो आपको अगर ये बुक चाहिए तो आपको मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी जो बुक है वो घर पे मंगवा सकते हैं। अब समझते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो इसके खास करके जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, मूड चेंजेस रहना, नोजिया, वॉमिटिंग जैसा फील होना, पेन रहना और मैनी मोर सिम्टम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो सभी सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को न्यूमोनिया हो सकता है। अब लंग्स के थ्रू समझे तो ये हमारे नॉर्मल लंग्स हैं और ये है न्यूमोनिया। तो यहाँ पे फेफड़ों में बलगम जमा हो जाना या फिर पानी भर जाना, तो इसके कारण भी हो सकता है। आप जब भी खांस रहे हैं तो खांसने के समय आपको फ्लैगम यानी कि बलगम आ रहा है, तो बलगम यहाँ पे जमा हो गया है जिसके कारण आपको खांसी के थ्रू फ्लैम आ रहा है। और अब हम समझे डायग्नोसिस के बारे में। तो इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो इसका डायग्नोसिस एक्सरे से पता चल सकता है कि एक्सरे से आपका जो लंग्स है वहाँ पे कितना बलगम जमा हुआ है वो पेशेंट का पता चल सकता है। देन सीबीसी टेस्ट काउंट, देन उसके बाद है ब्लड सीआरपी टेस्ट, सीआरपी टेस्ट से भी बलगम कितना है और कौन सा डिजीज है ये पता चल सकता है। अब ब्लड एचएससीआरपी टेस्ट के बारे में जाने तो यहाँ पे एक रेंज दी गई है जो कि मिलीग्राम पर लीटर के रूप में है। तो ये हमारे ब्लड में होते हैं। तो ये जो वैल्यूज है वो एडल्ट के लिए है। तो अगर किसी को बिलो 1.0 mg पर लीटर का है तो उसे लो रिस्क है। अगर 3 से लेके 10 तक mg पर लीटर का सीआरपी लेवल रहता है तो उसे हाई रिस्क रहता है हार्ट डिजीज का। तो ऐसे पेशेंट को हार्ट डिजीज
के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम सीखें कि अदर टेस्ट जो है वो स्पूटम टेस्ट होता है, तो स्पूटम कल्चर टेस्ट लिया जाता है। तो फ्लैम जो होता है, बलगम जो होता है, वो पेशेंट का निकाल के एग्जामिन करते हैं लेबोरेटरी में। उसके बाद ब्लड ऑक्सीजन लेवल टेस्ट, तो SpO2 जो टेस्ट रहता है उससे भी पता चल सकता है कि कितना लेवल का न्यूमोनिया पेशेंट को है। अब ट्रीटमेंट के बारे में जानें कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, कैसे इसका इलाज हो सकता है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में आप घर पे प्रॉपर रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद मेडिसिन के बारे में जानें, तो मेडिसिन में क्या क्या मेडिसिन आप ले सकते हैं, कौन कौन से एंटीबायोटिक का कोर्स कर सकते हैं। देन उसके बाद है हॉस्पिटलाइजेशन, अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा खराब हो गई तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता है। देन पेशेंट को रेगुलरली पानी ज़्यादा पीना है, 5 से 6 लीटर पानी दिन में आप ले सकते हैं। फ्रूट जूस लेना है जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, और कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हैं। हर्बल काढ़ा भी ले सकते हैं। तो हर्बल काढ़ा किस तरीके से बनाएंगे, 2 कप ऑफ वाटर, 2 कप आपको पानी लेना है, उसमें 1 इंच जिंजर डालना है, 4 to 5 क्लॉव्स, 5 to 6 ब्लैक पेपर, 5 to 6 लीव्स तुलसी के, देन हाफ टेबल स्पून हनी, 2 इंच सिनामन स्टिक एंड मुलेठी यानी कि लिकोराइस। तो इसे मिक्स करके आपको उबाल के छान लेना है और उसका जो काढ़ा प्रिपेयर होगा वो आपको पी लेना है। इस तरीके से आप काढ़ा बना सकते हैं। अब इनहेलेशन की बात करें तो पेशेंट को नाक में या फिर लंग्स में, ट्रॉट में बलगम जमा हो गया है तो उसके लिए आप स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, और डायरेक्टली भी ले सकते हैं, या फिर उसमें आप ये जो कैप्सूल आती है हर्बल वो भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी यूकेलिप्टस एंड मेंथोल की प्रॉपर्टीज़ है, तो इससे भी आपका जो फ्लैगम है, जो बलगम है, वो निकल सकता है बाहर। अब बात करें सुदर्शन गनवनी की, तो बैद्यनाथ और जिंदू की आती है। तो ये स्पेशली न्यूमोनिया में फीवर कम करती है। तो इसका जो डोज है वो 2 टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद है गिलोय गणपति, पतंजलि और जंडू की आती है। ये भी सेम तरीके से फीवर कम करने में हेल्पफुल रहता है, तो इसका भी सेम तरीके से डोज रहता है। अब एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करें कि कौन सा एंटीबायोटिक कोर्स है, तो एंटीबायोटिक कोर्स में एजिथ्रोमाइसिन आती है। तो एजिथ्रोमाइसिन 1 टैबलेट दिन में 1 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, अगर 500 के डोज में है तब। अगर 250 के डोज में है तो पेशेंट को दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब किया जाती है। तो यहाँ पे 250 भी है, अगर किसी को 250 सजेस्ट करते हैं तो पेशेंट को दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब करते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहती हूँ, हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप इस वीडियो में इस तरीके से हमारी ये जो बुक है पूरी कलर प्रिंटेड बुक आती है, तो आप इसे लेना चाहते हैं तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करके अपनी जो बुक है वो घर पे मंगवा सकते हैं। नाउ अदर मेडिसिन के बारे में बात करें जैसे कि सिफारॉक्सिल। सिफारॉक्सिल का डोज 1 टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार रहता है। उसके बाद है टेक्जिम OCV, इसमें सिफेक्साइम एंड पोटेशियम क्लेवालुनेट के कॉम्बिनेशन में अच्छी मेडिसिन आती है। तो ये जो मेडिसिन है वो पेशेंट को 1 टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन ऑफ्लोमेक OZ, इसमें ऑफ्लोक्सासिन एंड ऑर्डिनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है। तो ये अच्छी एंटीबायोटिक है, मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। पेशेंट को 1 टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात करें इंजेक्शन फॉर्म की, अगर किसी को टैबलेट से राहत नहीं मिल रही है तो उसके लिए सेफ्ट्रायोक्सोन, ये जो इंजेक्शन है मोनोसेफ 1 ग्राम में भी अवेलेबल रहता है और 2 ग्राम में भी। तो इसे इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर लगवाया जाता है। तो 1 से 2 ग्राम इसका पर डे का डोज रहता है। देन पैरासीटामोल, अगर किसी को फीवर है तो उसके लिए पैरासीटामोल सजेस्ट की जाती है 650। देन आइबुप्रोफेन जो है वो भी फीवर कम करती है, तो ये भी 400 mg में अवेलेबल रहता है। पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी को हार्ट बर्न और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स रहती है तो उसके लिए ओमेप्राजोल और डोम्पेडोन के कॉम्बिनेशन में ये मेडिसिन नोगासिड डी नाम से जानी जाती है। तो ये मेडिसिन जो है वो खाना खाने से 30 मिनट पहले पेशेंट को दिन में 1 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। देन विटामिन सी, अगर किसी को सप्लीमेंट्स की डेफिशिएंसी हो गई है तो विटामिन सी लिमसी च्यूएबल टैबलेट आती है, तो पर डे पेशेंट को 1 टैबलेट लेने की होती है। देन जिंकोविट, पेशेंट को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मल्टीविटामिन्स, जो मिनरल्स है वो सप्लीमेंट्स लेने के लिए जिंकोविट दिन में 1 बार पेशेंट को 1 टैबलेट सजेस्ट की जाती है।
उसके बाद है डेक्सोना, तो डेक्सोना में डेक्सामिथाजोन कंटेंट आता है। तो ये जो डेक्सामिथाजोन कंटेंट है वो 0.5 से लेके 10 mg पर डे पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर्स यानी कि हमारी जो ब्रोंकियोल्स है, अगर वो न्यूमोनिया में किसी पेशेंट की श्रिंक हो गई है, उसका डायमीटर छोटा हो गया है, तो डायलेटर से ही पता चल सकता है कि ये ब्रोंकियोल्स को डायलेट करेगी यानी कि चौड़ा करेगी। तो इसमें साल्ब्यूटामोल सल्फेट कंटेंट आता है। तो ये जो ड्रग है वो पेशेंट को दिन में एक टेबलेट एक बार या फिर 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। यहाँ पे दूसरी भी है जैसे कि लिवोलिन रैप्स्यूल्स। तो रैप्स्यूल्स को आपको इन्हेलेशन के लिए यूज करना है, तो आप इन्हेलेशन के थ्रू ये मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।